हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य को आज कंप्लीट करते हुए लास्ट सेशन अर्थात ये कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनुवाद विज्ञान वाली सीरीज में आज का सेशन दोस्तों हमारा ये लास्ट सेशन होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे अनुवाद समीक्षा की। देखेंगे अनुवाद समीक्षा क्या होती है, साथ ही साथ में हम देखने का प्रयास करेंगे कि अनुवाद के पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा में क्या अंतर है, क्या समानता है। इस टॉपिक पर, ये लास्ट टॉपिक है चूंकि हमारे सब्जेक्ट का, इस पर डिस्कस करते हुए आज की सीरीज को हम यहीं पर समापन कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन याद रहे कि कंप्लीट होने का अर्थ ये नहीं है कि इस पर अब कोई लेक्चर नहीं आएगा, बल्कि इस सब्जेक्ट पर 5 सेशन और आने हैं, 5 लेक्चर और आने हैं, जिनमें 30-30 क्वेश्चन के साथ में, मतलब 30 क्वेश्चन का एक लेक्चर होगा, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ अर्थात एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो लगभग 150 से 200 क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू फॉर्मेट वाले देना चाहता हूं इस वाली सीरीज के अंतर्गत, जो कि एग्जाम में आपको थोड़ा सा और अच्छे से मजबूत कर देगा। थ्योरी के साथ में एमसीक्यू का नॉलेज भी आपको होना चाहिए सेपरेटली। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट करूं उससे पहले ही बता दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि ये सेशन अभी कुछ समय पहले लाइव चल रहा था इवनिंग में 6 बजे, लेकिन दोस्तों किसी कारण से लाइव हटा करके इसको प्रीमियर लाइव किया गया है, मॉर्निंग का और इवनिंग वाला। कोई कारण है, कोई रीजन है, और वो रीजन भी यूट्यूब वाला ही है, ऐसा कोई सामान्य रीजन नहीं है। इस कारण से लाइव से चेंज करके इसे रिकॉर्डेड करके और प्रीमियर लाइव चला रहा हूं, जिसमें मैं आपसे लाइव चैटिंग के द्वारा आपके साथ जुड़ा रहूंगा और आप भी लाइव चैटिंग कर पाएंगे लेक्चर देखते हुए। क्लियर है? ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। और हाँ, नाइट में 9 बजे का सेशन बिल्कुल उसी तरह चल रहा है, लाइव ही चल रहा है। तो इस सीरीज के बाकी बचे हुए जो पार्ट हैं, आज चूंकि हम लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इससे पहले जो 17 लेक्चर है वो कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए आपको दोस्तों प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, है ना। और इन सब के अलावा नोट्स भी आपको प्रत्येक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं बेसिकली। और अगर सभी नोट्स एक ही स्थान पर चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी लेक्चर और सभी नोट्स की लिंक एक साथ ही प्रोवाइड करवा दी जाती है ग्रुप में। कहां से जुड़ेंगे ग्रुप में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप की लिंक दी गई है, उसे जाकर के आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ये जो है यूनिट 5 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना। अनुवाद समीक्षा आज का हमारा अंतिम टॉपिक है। लेक्चर मेथड इसमें कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली हम बात करेंगे सिर्फ 2 बिंदुओं पर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अनुवाद की समीक्षा पर, और उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे समीक्षा और जो पुनरीक्षण है, उस पुनरीक्षण, मूल्यांकन है और समीक्षा, इन दोनों के बीच में अंतर या संबंधों पर। क्लियर है? तो ध्यान से सुनते चलिएगा, अंतिम टॉपिक है। मैं थोड़ा सा देखिए, मैं अपने काम में पूरा ईमानदार रहता हूं हमेशा ही, और जो सच होता है वही बोलता हूं। बेसिकली ये टॉपिक, जो आज का टॉपिक है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप भी सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपको भी छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी टॉपिक को। और चूंकि छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से आधे से 1 घंटा आप लोगों का लेगा किताब से पढ़ने में, समझने के लिए, और समथिंग आधे घंटे का लेक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अंतिम टॉपिक है और डेटा मुझे आप तक पहुंचाना था, इस कारण से मैं ये सेशन लेकर के भी आया हूं। और चूंकि कोई सा टॉपिक को छोड़ने की मेरी कभी भी कोई ऐसी मंशा नहीं रही है कि किसी सब्जेक्ट में अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। कंप्लीटली थ्योरी है इसमें, समझने, देखिए समझना बेसिकली कुछ नहीं होगा इसमें, ज्यादा सामान्य तथ्य हैं जिन्हें आप पहले से आसानी से समझते हैं, क्योंकि अभी से कब कंटिन्यू कर लेक्चर लेते आ रहे हैं तो आप अनुवाद के बारे में भली भांति समझते हैं, मूल पाठ, स्रोत पाठ, इनके बारे में, या कहे कि लक्ष्य पाठ के बारे में, अनुदित पाठ के बारे में आप भली बातें समझ चुके हैं अब तक। इसके अलावा आप संपादन की बात, हम संपादन की इसमें चर्चा कर चुके हैं। संपादन के साथ ही साथ में हम इसमें मूल्यांकन की बात कर चुके हैं कि अनुवाद का मूल्यांकन क्या होता है, ये सारी चर्चाएं हो चुकी है। अंतिम रूप से रहा है समीक्षा। तो जैसा कि ये शब्द बता रहा है, समीक्षा करना क्या होता है? समीक्षा करना, यार कोई सा भी जब हम काम करते हैं, कोई सा भी वर्क करते हैं, तो वर्क पूरी तरह कंप्लीट होने के बाद में, उस वर्क की हम समीक्षा करते हैं ना, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो समीक्षा और मूल्यांकन में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। ठीक है ना। तो अनुवाद की जांच के संदर्भ में एक अन्य शब्द प्रचलित है जिसे अनुवाद की समीक्षा या अनुवाद समीक्षा के नाम से हम जानते हैं। अनुवाद समीक्षा का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, यह भी मूल्यांकन से ही मैच होगा। इसका अर्थ है कि जो मूल पाठ होता है हमारा, मूल पाठ की तुलना
जो मूल पाठ अर्थात कि स्रोत पाठ है ना, जहां से हमने कंटेंट को लिया है, जिसे उस कंटेंट को हम क्या बोल रहे हैं, अनुदित पाठ, जिसका हमने ट्रांसलेशन किया है, अनुवाद किया है। तो उस अनुवाद की हम तुलना करते हैं किसके साथ में, मूल पाठ से, जहां से उसे लिया गया है। तुलना करते हुए हम एक विवेचन करते हैं किसके बीच में, उसके गुण दोषों के बीच में, कि जो पाठ हमने लिया है अर्थात कि जिसका हमने अनुवाद किया है, जिस भाषा से हमने अनुवाद किया है, उस भाषा के साथ में हम उसकी तुलना करते हैं अपने अनुवाद की या अनुवाद के गुण दोषों की। इसमें होता क्या है कि ये जो विवेचन, जो तुलना हम करते हैं, जो विवेचन करते हैं, है ना, ये अनुवाद सिद्धांत की मान्यताओं के आधार पर ही किया जाता है। तो अनुवाद सिद्धांत, अनुवाद का सिद्धांत जो नियम बताता है, उन नियमों पर आधारित होकर के ही इस प्रकार का विवेचन या तुलना की जाती है। साथ ही साथ में जो अनुदित पाठ होता है हमारा, उसको स्वतंत्र पाठ के रूप में भी जांचा परखा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब अनुवाद कर लिया जाता है तो उसके बाद में हम मूल पाठ से उसकी तुलना करके देखते हैं कि जितना प्रभाव इस कंटेंट का मूल पाठ में था, क्या स्वतंत्र रूप से उसका अनुवाद करने के बाद में स्वतंत्र रूप से भी क्या उतना ही प्रभाव है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो मान लेते हैं कि कुछ कहानियों की एक पूरी किताब है जिसमें लगभग 100-200 कहानियां हैं। उनमें से हमने 10 कहानियों का एक संग्रह निकाल लिया, एक किताब में से 10 कहानी का संग्रह निकाल करके उसको अनुवाद कर दिया दूसरी भाषा में, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई कुछ 100-150 कहानियां थी, उनमें से 10 कहानियों का एक संग्रह लिया हमने और हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको अलग से ले लिया। अब चूंकि अनुवाद होने के बाद में हम तुलना करेंगे उस अंग्रेजी में जो कहानियां थी 100-150 कहानियां उसके साथ में, और हमारी जो 10 कहानी उनके साथ तुलना कर देंगे और ये देखेंगे उसका विवेचन करते हुए कि जितना इन कहानियों का प्रभाव, जितना अंग्रेजी भाषा में था उन 100-150 कहानियों के साथ में प्रभाव था, क्या उतना ही प्रभाव इन 10 कहानियों का स्वतंत्र रूप से है या नहीं है। क्लियर हो पाया। तो इसी को हम विवेचन करना कह रहे हैं। वास्तव में अनुवाद कार्य का जो अध्ययन होता है वो अनुवाद की समीक्षा कहलाता है, ठीक है ना। कि जो अनुवाद किया गया, कंप्लीटली अनुवाद हो चुका है, उसका मूल्यांकन भी हो चुका है, पुनरीक्षण भी हो चुका, सब काम हो गए, कंप्लीटली हो गए। अब अंतिम रूप से जो कार्य किया जाता है अनुवाद पर, वही उसको ही हम समीक्षा कहते हैं। अर्थात अब समीक्षा के बाद में उसे उसका स्थायी रूप दे दिया जाएगा, जो भी उसका परमानेंट जो उसकी पोजीशन होगी वो दे दी जाएगी, ठीक है। इससे क्या होता है, अनुवाद की गुणवत्ता और स्थिरता का पता चलता है, किससे, समीक्षा से। समीक्षा से ही हम तुलना करके देख पाते हैं अंतिम रूप से कि जो अनुवाद है उसको स्वतंत्र कर दिया जाता है ना, स्वतंत्र रूप से उसको देखा जाता है। तो स्वतंत्र रूप से वो कितना गुणवत्ता है, उसमें कितनी गुणवत्ता है, या उसका स्तर कितना अच्छा है, ऊंचा है या नीचा है, जो भी है, तो उसके तुलना करके उसका पता किया जाता है कितना इफेक्टिव, कितना प्रभावशाली ये रहने वाला है। आगे बात करें तो अनुवाद समीक्षा अपनी प्रकृति और महत्व के कारण एक स्वतंत्र विधा बन चुका है। अनुवाद समीक्षा अनुवाद से हटकर के एक स्वतंत्र विधा बन चुका है, या ऐसा कहें कि जो अनुवाद समीक्षा जो होती है, अनुवाद की समीक्षा करना, वो अनुवाद समीक्षा एक स्वतंत्र, एक अलग ही कार्य बन चुका है। मूल्यांकन या पुनरीक्षण की तरह अनुवाद का कोई हिस्सा नहीं है वो, बल्कि अनुवाद समीक्षा एक स्वतंत्र विधा बन चुका है। अनुवाद का समीक्षक जो होता है, अनुवाद समीक्षक के लिए अनुवादक का होना अनिवार्य नहीं है, याद रखिएगा। अनुवाद की समीक्षा करने के लिए उस समीक्षक का, जो समीक्षा कर रहा है, उस समीक्षक का एक अनुवादक होना आवश्यक नहीं है। जो व्यक्ति अनुवादक नहीं भी होगा वो भी उसकी समीक्षा अर्थात अनुवाद की समीक्षा कर लेगा, लेकिन हाँ ये है कि उसमें वो गुण अवश्य होना चाहिए, वो योग्यता अवश्य होना चाहिए, है ना, जिससे कि वो उस अनुवाद की सही समीक्षा कर ले। और अगर वो समीक्षक अनुवादक है तो फिर सोने पे सुहागा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि अनुवादक के अनुवाद करने के गुण भी उसके अंदर है ना, और वही व्यक्ति अगर समीक्षा करता है तो इससे बेहतर समीक्षा तो कभी हो ही नहीं सकती है। इसीलिए कहा भी गया है कि अगर समीक्षक अनुवादक हो तो वो समीक्षा और ज्यादा प्रभावकारी बन जाती है। आई होप क्लियर होगा दोस्तों, इतना यहां तक का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अनुवाद समीक्षा से अनुवाद के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता मिलती है। क्या कहा जा रहा है, जब अनुवाद की समीक्षा की जाती है तो उससे क्या होता है कि अनुवाद जो किया गया है उस अनुवाद का स्तर अर्थात कि उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। कैसे होती है भाई, समीक्षा ही इसलिए की जाती है ताकि उसके गुणों को पहचाना जाए, परखा जाए,
है ना, और उसे एक स्वतंत्र विधा के रूप में रख करके उसे एक अच्छे स्थान तक पहुंचाया जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि अनुवाद समीक्षा से अनुवाद के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता मिलती है। अनुदित पाठ अर्थात कि अनुवाद या अनुदित पाठ जिसका अनुवाद किया गया है उसके गुण और दोषों का विवेचन करके उसकी त्रुटियों के बारे में जानकारी हमें इसी के माध्यम से मिलती है, जिससे अनुवाद के स्तर को सुधारा जा सके। यह श्रेष्ठ अनुवाद के मानक पर स्थापित कर ये क्या करता है, श्रेष्ठ अनुवाद के मानक स्थापित करता है। श्रेष्ठ मतलब ये कि इसमें कुछ ऐसी बातें पुट करता है, कुछ ऐसी सजेशन पुट करता है जिससे अनुवाद एक श्रेष्ठ अनुवाद बन सके। तो उसमें एक श्रेष्ठ अनुवाद बनने के जो भी आवश्यक लक्षण होंगे, जो भी आवश्यक शर्तें होंगी, है ना, जिनको हम आवश्यक क्या बोल रहे हैं, अनुवाद के मानक बोल रहे हैं, वो स्थापित करने का कार्य करता है कौन, अनुवाद समीक्षा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है हमारा अनुवाद के पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा में अंतर। दोस्तों जैसा ये बिंदु दिख रहा है दरअसल वैसा नहीं है, एक छोटी सी थ्योरी टाइप की ही है, एक छोटी सी थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। अनुवाद, पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा, इन दोनों में कोई भी ज्यादा अंतर नहीं बता सकता, क्योंकि अंतर है भी नहीं। क्योंकि पुनरीक्षण मूल्यांकन क्यों कहा गया, क्योंकि पहले पुनरीक्षण होता है फिर मूल्यांकन होता है तुरंत, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ लिया गया है, पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा में अंतर। तो माइनर सा छोटा मोटा अंतर आपको देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ध्यान से खाली सुन लीजिएगा, स्टोरी यहीं का कंप्लीट हो जाएगी। अनुवाद समीक्षा और अनुवाद मूल्यांकन का संबंध सफल अनुवाद की जांच से संबंधित होता है। सफल अनुवाद की जांच से संबंधित होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अनुवाद समीक्षा और अनुवाद मूल्यांकन, ये जो दोनों ही शब्द है, इन दोनों का ही काम होता है कि एक अनुवाद की जांच करे, एक अच्छे अनुवाद के रूप में उसे स्थापित करे, या अच्छे श्रेष्ठ अनुवाद के मानक उसमें स्थापित करे। किंतु अनुवाद पुनरीक्षण और अनुवाद समीक्षा और मूल्यांकन में अंतर, एक माइनर सा अंतर भी, कुछ माइनर से अंतर भी देखे जा सकते हैं अनुवाद पुनरीक्षण, अनुवाद समीक्षा और अनुवाद मूल्यांकन में। क्या है वो अंतर, तो ध्यान दीजिएगा। अनुवाद पुनरीक्षण की जब हम बात करते हैं तो अनुवाद प्रक्रिया का ये अंतिम सोपान होता है। अनुवाद पुनरीक्षण अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है। इसमें अनुदित पाठ की जांच और उसमें सुधार किया जाता है, जैसा कि आपने कल भी पढ़ा था। अनुवाद पुनरीक्षण का काम ये होता है, अनुवादक जो पुनरीक्षण करता है, कि वो अनुवाद का पुनरीक्षण करे, हैंड टू हैंड चेक करे, और चेक करने के साथ ही साथ में जहां पर भी उसको गलतियां नजर आ रही हो या जहां पर भी उसे कम प्रभावशीलता नजर आ रही हो, उसे प्रभावी बनाने के लिए उसमें से कुछ जोड़ना और कुछ घटाव भी कर सकता है ना, कुछ हटाना कुछ जोड़ना भी कर सकता है। उस अनुवाद में वो करता है दरअसल जो पुनरीक्षण करता है। लेकिन जब मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन या समीक्षा में ऐसा काम नहीं होता है। मूल्यांकन और समीक्षा में सिर्फ उस कार्य को, अर्थात उस अनुवाद को, या कहें कि उस अनुदित पाठ को वो सिर्फ समीक्षा करेगा, उसकी जांच कर सकता है, उसमें सुधार नहीं करेगा। आगे बात करते हैं। अनुवाद समीक्षा और मूल्यांकन अनुवाद प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद का विवेचन होता है। समझिए, अनुवाद पुनरीक्षण की अगर बात करें तो ये अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है। अनुवाद करने का जो अनुवाद की प्रक्रिया चली है ना, उसका आखिरी चरण क्या होता है, अनुवाद पुनरीक्षण। और ये पुनरीक्षण करते करते उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता होती है तो वो सुधार भी कर लेते हैं। लेकिन अनुवाद की समीक्षा और मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो ये अनुवाद पूरी तरह कंप्लीट होने के बाद, अर्थात कि अनुवाद पुनरीक्षण हो जाने के बाद की प्रक्रिया होती है उसका विवेचन करने की। अनुवाद मूल्यांकन और अनुवाद समीक्षा का कार्य अनुदित पाठ के स्वतंत्र पाठ बन जाने के बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब वो अनुदित पाठ अर्थात कि जो अनुवाद किया गया है, जब वो स्वतंत्र विधा बन जाता है, जब स्वतंत्र पाठ बन जाता है मूल पाठ से हट करके, उसके बाद ही जो है ये मूल्यांकन और समीक्षा की प्रोसेस चालू होती है। हिंदी में, भारतीय भाषाओं में और विशेष करके हिंदी में, भारतीय भाषाओं में विशेष करके हिंदी में समीक्षा का संबंध एक और आलोचनात्मक अध्ययन से, तो दूसरी ओर कृति के गुण दोषों के विवेचन से है। क्या कहा जा रहा है कि समीक्षा जो हम कर रहे हैं उसका संबंध
आलोचनात्मक अध्ययन से है, ध्यान सुनिएगा, आलोचनात्मक अध्ययन से। और वहीं दूसरी ओर बात करेंगे तो उस अनुदित पाठ के गुण दोषों के विवेचन से है। कहने का अर्थ यह है कि समीक्षा कैसे की जाती है। आपने कई विषयों में पढ़ा होगा, समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, तो आपसे पूछा जाता है कि कोई सा भी टॉपिक दे दिया जाता है, कहा दिया जाता है आगे कि इसकी समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उसके बारे में कंप्लीटली बताना है और आखिरी में उसकी आलोचना भी करनी है ना, आलोचना भी करनी है। तो समीक्षा वही शब्द है जिसमें आलोचना उसमें व्याप्त होती है, अर्थात कि जिसकी भी समीक्षा की जाती है उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी की जाती है ना। या तो हम समीक्षा कह दे या आलोचनात्मक टिप्पणी कह दे, तो दोनों में से कुछ भी गलत नहीं होगा, दोनों एक ही अर्थ निकालते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि समीक्षा का संबंध आलोचनात्मक अध्ययन से है। जब समीक्षा की जाती है उस अनुदित पाठ की, उस अनुवाद की, तो उसका आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। उसको नकारात्मक दृष्टि से भी देखा जाता है ना, नकारात्मक दृष्टि से भी देखा जाता है, ताकि उसकी जो भी कमियां हो, जो भी दोष हो, वो निकल करके सामने आ जाए। और अच्छी बात यह है कि जब आलोचना की जाती है किसी की भी, तो उस आलोचना के माध्यम से सिर्फ उसके दोष ही नहीं बल्कि उसके गुण भी उठ करके ऊपर आते हैं। वो गुण भी मतलब वो सबके सामने आते हैं, सब है ना, दृष्टि में आ जाते हैं कि उसमें क्या क्या गुण समाहित है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसकी एक स्टेप तो होती है आलोचनात्मक अध्ययन की, वहीं दूसरी स्टेप होती है गुण दोष के विवेचन करने की। समीक्षा में विश्लेषण के साथ साथ मूल्यांकन भी किया जाता है, विश्लेषण के साथ साथ मूल्यांकन भी किया जाता है। तो जब आलोचनात्मक अध्ययन होता है तो उसका विश्लेषण तो होता ही होता है, साथ ही साथ में उसका मूल्यांकन भी कंप्लीटली कर लिया जाता है। और जब विश्लेषण और मूल्यांकन दोनों साथ होते हैं और साथ में आलोचनात्मक टिप्पणी को भी जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, वो समीक्षा बन जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरागत समीक्षा की अगर हम बात करें, जो लंबे समय से चली आ रही है, प्राचीन समय से चली आ रही विभिन्न विद्वानों के द्वारा जिस प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणियों का प्रयोग किया जाता है, अगर उस परंपरा के अनुसार देखें तो मूल्यांकन परक आलोचना करके साहित्यिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण किया गया है। क्या कहा जा रहा है? परंपरागत समीक्षा के माध्यम से क्या किया जा रहा है दोस्तों, साहित्यिक और सांस्कृतिक जो मूल्य है हमारे, उनको संरक्षित किया गया है। अनुवाद को मूल के समकक्ष पाठ के रूप में रखा जा सकता है अथवा नहीं, ये विशेष रूप से परखा और जांचा जाता है। मूल पाठ के समक्ष रखकर जो अनुदित पाठ है वो उसकी बराबरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह विशेष रूप से देखा जाता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मूल पाठ से अनुदित पाठ अलग होने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपना महत्व खो दिया है। इसी कारण से विशेष रूप से इसकी समीक्षा की जाती है। आगे बात करें तो समीक्षा का मुख्य उद्देश्य आलोचना को वस्तुनिष्ठ बनाना। अब जो आलोचना इसके अंतर्गत होती है, समीक्षा के अंतर्गत जो आलोचना होती है वह वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होती है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिविटी, मतलब कि तटस्थ रह करके उसकी आलोचना करना, है ना, किसी के पक्ष में ना होकर के तटस्थ होकर आलोचना करना, ताकि हम सही निर्णय तक पहुंच सके। क्लियर है? तो जो भी समीक्षा करता है, जो भी समीक्षक होता है, वो समीक्षक भी जो है अपने आप से, समाज से या अपने पक्ष से या किसी से भी प्रभावित ना होकर के तटस्थ होकर अर्थात वस्तुनिष्ठ होकर के और उसकी आलोचना करके आलोचनात्मक परख के साथ में उसका मूल्यांकन करता है। इसके लिए तर्कपूर्ण और सटीक विश्लेषण की अपेक्षा उससे की जाती है। तर्कपूर्ण और सटीक विश्लेषण आवश्यक होता है, और ये क्वालिटी ये योग्यता जो है उस आलोचक में होना भी चाहिए, उस समीक्षक में होना भी चाहिए। इसमें आलोचक अलग से मूल्यांकन नहीं करता, इसमें जो आलोचक होता है वो अलग से मूल्यांकन नहीं करता, क्योंकि विश्लेषण के भीतर ही मूल्यांकन भी निहित रहता है। ठीक है ना? जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि विश्लेषण होगा, मूल्यांकन होगा उसका विश्लेषण होगा, उसका विश्लेषण होगा। उसके बाद जो उसकी आलोचना का वाला बिंदु जब उसमें जुड़ जाता है साथ में मूल्यांकन और विश्लेषण के साथ में, तो वैसे ही वो समीक्षा बन जाता है। तो समीक्षा अपने आप में कंप्लीट वर्ड है ना। पुनरीक्षण के बाद में जो कि अनुवाद प्रक्रिया की आखिरी स्टेप होती है, उसके बाद अगर डायरेक्टली समीक्षा की जाए उस अनुदित पाठ की, अनुवाद की, तो उसमें सम्मान के चलिए कि उसका मूल्यांकन भी हो चुका है, उसका विश्लेषण भी हो चुका है।
क्योंकि ये सब दोनों उसमें समाहित होते हैं। तो इस प्रकार समीक्षा कहीं नहीं मूल्यपरक निर्णय देती है, कहीं ना कहीं मूल्यपरक निर्णय देती है। सभी माफ कीजिएगा, समीक्षा पूर्व निर्धारित मूल्यों के बिना संभव नहीं है, पूर्व निर्धारित मूल्यों के बिना समीक्षा करना संभव नहीं है। तो इसके लिए पूर्व निर्धारित मूल्य आवश्यक होते हैं जो पहले से निर्धारित किए जा चुके होते हैं उस अनुपात में। अतः मूल्यांकन में निहित आधारों की सहायता से कृति का विवेचन किया जाता है और यह देखने का प्रयास रहता है कि उन आधारों का निर्वाह सफलतापूर्वक हुआ है या नहीं हुआ है। मूल्यांकन करते समय विश्लेषण के परिणामों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। जब मूल्यांकन होता है, उसका मूल्यांकन होता है तो विश्लेषण के जो परिणाम हमारे सामने होते हैं उन्हें हम साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हीं के संदर्भ में अनुवाद मूल्यांकन और अनुवाद समीक्षा की जाती है, ठीक है ना। उन साक्ष्यों के आधार पर ही जो है मूल्यांकन और समीक्षा उस अनुदित पाठ की जाएगी। इस प्रकार अनुवाद समीक्षा और अनुवाद मूल्यांकन अन्योन्याश्रित प्रक्रियाएं हैं। अर्थात ये हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि अनुवाद समीक्षा और अनुवाद मूल्यांकन, जैसा कि मैं प्रारंभ से ही बोल रहा हूं कि दोनों अलग अलग प्रक्रिया ना होकर के दोनों एक ही प्रक्रिया है, या कहें कि एक ही प्रक्रिया के दो अलग अलग एस्पेक्ट है, ठीक है ना। अलग अलग एस्पेक्ट है लेकिन प्रक्रिया एक ही है। तो ये दोनों अलग अलग ना होकर के अन्योन्याश्रित है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित है। मूल्यांकन के विकसित आधारों पर, ध्यान सुनिएगा, मूल्यांकन के विकसित आधारों पर समीक्षा अधिक प्रभावकारी होगी और सम्यक रूप से की गई समीक्षा से मूल्यांकन को सही दिशा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन समीक्षा को और समीक्षा मूल्यांकन को दोनों ही आपस में एक दूसरे के कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के कार्य को प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए इन दोनों प्रक्रियाओं को अन्योन्याश्रित प्रक्रियाएं कहा गया है। मूल साहित्यिक कृति और उसके अनुवाद की समीक्षा और मूल्यांकन में अंतर केवल इतना सा है कि साहित्यिक कृति को स्वायत्त और स्वनिष्ठ मानकर अध्ययन किया जाता है। क्या कहा जा रहा है? साहित्य की जो कृति होती है, साहित्यिक कृति जो होती है, उसको स्वायत्त और स्वनिष्ठ मानकर के अध्ययन किया जाता है, किंतु अनुदित पाठ की समीक्षा और मूल्यांकन मूल पाठ को देखे बिना संभव नहीं है। मूल पाठ के आधार पर ही उसकी समीक्षा की जाती है कि मूल पाठ में उसका रूप कैसा था और अनुवाद के बाद में कहीं उसका रूप परिवर्तित तो नहीं हो गया। यहां रूप से मेरा मतलब शब्दों से नहीं है, रूप से मेरा मतलब है उसके भाव से, है ना, कि वो जो कंटेंट, जो अनुदित पाठ जो हमने अनुवाद करके, मूल पाठ से अनुवाद करके हम दूसरी लक्ष्य भाषा में लेकर के आए हैं, लक्ष्य पाठ में लेकर आए हैं, वह वाला पाठ जितना प्रभावशाली मूल पाठ में था, क्या उतना ही प्रभावशाली स्वतंत्र रूप से भी है, या फिर लक्ष्य भाषा में सम्मिलित करने के बाद में, लक्ष्य पाठ में सम्मिलित करने के बाद भी उतना ही प्रभावशाली है या नहीं है। इसी के साथ में आज का जो टॉपिक था, आपका लास्ट टॉपिक, ये होता है कंप्लीट। कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, जरूर टिप्पणी करते हुए कमेंट सेक्शन में बताइएगा सेशन कैसा लगा। दोस्तों, पूरी सीरीज आज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अब हम 5 लेक्चर आपके लेने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों पर। 1 बाय 1 करके 5 सेशन और चलेंगे आपके, जिसमें हर एक लेक्चर में 30 एमसीक्यू क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 30 एमसीक्यू क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे ताकि सेशन ज्यादा उबाऊ ना हो, लंबे ना हो जाए। इस कारण से चाहते तो 50 भी कर सकते थे, लेकिन 50 वाले जो क्वेश्चन आंसर होंगे ना, वो सेशन लगभग 1 घंटे के समथिंग जाने वाला। तो इस कारण से 30 क्वेश्चन आंसर मैंने इसमें लिए हैं प्रत्येक लेक्चर में। तो 5 लेक्चर हम और लेंगे, और 5 लेक्चर लेने के बाद में मैं अभी अनाउंस कर दूं आप लोगों के लिए, सेकेंड ईयर में इस सेशन कंप्लीट होने के बाद, ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद में हम मध्यकालीन इतिहास से हम सेकेंड ईयर की यात्रा फिर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास से, जो कि हम कुछ जो है लगभग काफी टॉपिक उसमें पढ़ा चुके थे, उसके आगे की कहानी अब हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बिल्कुल निसंकोच होकर के मेरे साथ में आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप निश्चित रूप से अपनी समस्याएं रख सकते हैं, अपने डाउट रख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कहीं सहज महसूस नहीं होता है किसी ग्रुप में, या कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो निश्चित होकर के आप जो ऊपर नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर, ये मेरे स्वयं के नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप अपने डाउट को क्लियर यहां पर भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, वो आपको जो है माननी पड़ेगी। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि इस नंबर पर कभी गलती से भी कॉल ना करें कृपया करके, क्योंकि उसमें हम पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरी शर्त यह है कि आप मैसेज करने के बाद में रिटर्न रिप्लाई का वेट करें, तुरंत रिप्लाई करने की उम्मीद के साथ में बिल्कुल भी इस नंबर पर मैसेज ना करें।
कारण यह है दोस्तों, स्टूडेंट बहुत हैं और कंटिन्यू उनके जो है मैसेज आते हैं, तो इतने ज्यादा रिप्लाई हैंड टू हैंड करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कृपया करके थोड़ा पेशेंस रखना सीखे, जो कि हमारे व्यक्तित्व का अहम हिस्सा होता है, पेशेंस, है ना, उस रखना सीखे। मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्दी मिलेंगे। और बताइएगा दोस्तों मुझे कमेंट करके कि मध्यकालीन इतिहास का जो हमने निर्णय लिया है वो किस हद तक सही है ना, किस हद तक सही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि मध्यकालीन इतिहास का जो है लगभग आधा समथिंग हो चुका है, आधा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा चुके हैं हम, तो कुछ ही सेशन उसमें बचे हुए हैं। उसके बाद में आधुनिक इतिहास सेकेंड ईयर में ही है, तो उसको भी हमें कंटिन्यू करना है। क्लियर है? तो आज से आपके हिंदी साहित्य वाले बच्चों के लिए कोर्स कंप्लीट हो चुका है, दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, हिंदी गद्य और हिंदी अनुवाद विज्ञान, दोनों ही सीरीज आपकी आज कल से कंप्लीट हो चुकी है, जो लेक्चर और नोट्स के साथ में आप लोगों के लिए यूट्यूब पर ही पूरी तरह से निःशुल्क रूप से अवेलेबल हो चुकी है, आज से ही कंप्लीट सब्जेक्ट। क्लियर है? मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।